बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बहुत सी इसका वो दूसरा कनेक्टर। जी बच्चों, जी क्या रीज़न है फेलियर की? फ्रेश है सर जी ये तो। अच्छा, आपके लिए फ्रेश है। हाँ जी, रीज़न ऑफ फेलियर लैक ऑफ प्रैक्टिस। और इसके अलावा लैक ऑफ प्रैक्टिस हो गई। ये किधर गया? सिलेक्टिव स्टडी। गो गुड। नंबर लैक ऑफ प्रैक्टिस है। और आपकी कहते हैं जी आप सिलेक्टिव स्टडी करते रहे हैं और आप भी फ्रेश हैं। फ्रेश, आपने पहले पेपर नहीं दिया हुआ। जी बेटा, आप भी फ्रेश हैं। आपसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, इनकम्प्लीट सिलेबस। अच्छा चलें, वैसे जो फ्रेश हैं वो भी स्टूडेंट्स एज अ जनरल नोट क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं? वैसे कैफ दिया हुआ आप लोगों ने या कोई और पेपर नहीं दिया हुआ? ऐसे भी तो होते हैं ना, पीआरसी से आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स, कोई कैफ में कुछ पेपर दिए हुए हैं, सारे पास हो गए हैं। अच्छा, उसमें भी कुछ ना कुछ मसले मसाइल हैं। चलें, उसके मुताबिक कोई रीज़न ऑफ फेलियर क्या है? टेस्ट ना देना। ये अच्छा जी, टेस्ट ना देना, ठीक है जी। और कोई चीज़? वैसे बुरा नहीं बनाना, वैसे ही कौन कौन से दिए थे पेपर? मैंने कैफ 1, 2 और 4। कैफ 1, 2 और 4 कौन कौन से पास हो गए? कोई भी नहीं हुआ? ओह अच्छा, और आपके? R1 और टैक्स पास हो गया? वो भी नहीं हुआ। 47 और 48? ओह, नियर टू पास, कोई बात नहीं। अच्छा जी बेटा जी, लॉ और टैक्स दिए थे और दोनों पास हैं? वो दोनों पास नहीं हुए? अच्छा, लॉ और टैक्स दिए थे और वो दोनों पास नहीं हुए। और R1 अभी पढ़ रहे हैं ना? अच्छा, ठीक हो गया जी बेटा जी। हाँ, रीज़न ऑफ फेलियर ये पहले से पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ है। रीज़न ऑफ फेलियर क्या है आपके? व्हाट डू यू थिंक? आपके नहीं, जनरल बहुत सारे। रेगुलर नहीं थी और टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किए। अच्छा, रेगुलर ना होना। अच्छा, टेस्ट वाली चीज़ भी आ गई। और कोई चीज़? जी बेटा, आपकी तरफ से ना, आप फ्रेश हैं, ठीक हो गया। नहीं, आप बहुत सारे फ्रेश हैं। मुझे तो बड़ी डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा इसका मतलब। डिटेल से, क्योंकि जब मुझे पता चला कि सारे मतलब सिर्फ हमारे अलावा बाकी सारे एक जैसे हैं, मुझे टेंशन हो गई कि मेरा क्या बनेगा। नहीं है, आप यहाँ पर बैठ कर देखेंगे तो मेजोरिटी कौन सी है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रही है, तो बेफिक्र हो जाए, वो तो इंशाल्लाह टेंशन नहीं है। ठीक हो गया। लैक ऑफ प्रैक्टिस है एक चीज़, एक सिलेक्टिव स्टडी है, एक इनकम्प्लीट सिलेबस है, टेस्ट है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक। और CMA में एक मिथ माइंडसेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है, और वो हकीकत भी है। वो हकीकत ये है कि आपको एक पेट पैटर्न पे सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। आपको अक्सर बुक्स के अंदर आई कैप के सॉल्यूशन मिल रहे होते हैं। इज इट सो? जिन्होंने पढ़ा हुआ है। और फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन, घर में बैठ के सॉल्यूशन मैच नहीं होता, और हम क्या होते हैं, पैनिक होते हैं। एक चीज़ के हमसे हो नहीं रहा। दूसरी चीज़ होती है कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। पैनिक तो ठीक। और फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड अप नहीं होता। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी
बला है जो कि CMA में आवाज़ भी ग्रीन भी आ गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक और चीज़ भी है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी ना होना। पेपर की टेक्निक्स, बेहतरीन चीज़, पेपर टेक्निक्स आपको मिलती नहीं है। हम एज अ टीचर नॉलेज तो आप लोगों को दे देते हैं, लेकिन पेपर की टेक्निक्स नहीं सिखाते हैं। ऐसा ही होता है, शायद होता हो। बच्चों को बुराई भी करो टीचर्स की, कोई मसला नहीं है, मैं भी टीचर हूँ, कोई मसला नहीं है। क्या है ये रीज़न या नहीं है? क्या आप लोगों को R1 के अंदर, जिन्होंने R1 पढ़ा हुआ है, उसमें कोई पेपर की टेक्निक्स का पता है? क्या है? स्पेसिफिक फॉर्मेट्स, CMA में स्पेसिफिक फॉर्मेट्स नहीं होते, ऐसे ही है। अच्छा, स्पेसिफिक फॉर्मेट्स इन CMA, इसलिए पता होता है कि क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होना है और किधर किधर जाना है, और CMA में ये चीज़ समझ नहीं लगती। अगर आपको CMA में मैं कहूँ कि 80% क्वेश्चंस के स्पेसिफिक फॉर्मेट हैं और बन सकते हैं, तो फिर 80% क्वेश्चंस के असल चीज़ है कि वही वाला मसला वंस अगेन, कि आपने क्लास में जो सी चीज़ की है, जो सी चीज़ आपने क्लास में की है, आपको सोल्यूशन में वो चीज़ मिलती नहीं है। अगली एक और चीज़, CMA में फेलियर की एक रीज़न, जिन बच्चों ने दिया है, थ्योरी कितने के मार्क्स की आती है? क्यों जी, थ्योरी कितने के मार्क्स की आ जाती है CMA में? 10 से 15 मार्क्स के दरमियान में फाल कर रही होती है, और हम लोग थ्योरी को पढ़ते ही नहीं है। तो आप लोगों में से तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरिट सर्टिफिकेट ले सकते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये 10 से 15 मार्क्स की थ्योरी आती है, और 10 से 15 इजी मार्क्स की थ्योरी होती है, मुश्किल नहीं होते, इजी होते हैं। अगर आप रूटीन के अंदर थोड़ी सी तवज्जो दे लें तो ये 10 से 15 मार्क्स आप आराम से गेट कर सकते हैं। अब सोचें, हमने पेपर में से ये 10 मार्क्स छोड़ दिए, पीछे कितने बचे? 90 या फिर 85, और अब फिर पास कितने में से होना है? हमने 85 में से हमने गलती भी करनी है। और बिलीव मी, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 50% मार्क्स तक पहुंचती है जो वो करती है। आप खुद लगा लीजिएगा, अगर आपने तकरीबन 80 मार्क्स का पेपर किया होगा ना, तो तकरीबन आप 40, 42, 39, 38 इसके ऊपर फेल हो रहे हो। 90 मार्क्स का किया है तो तकरीबन आप फेल हो रहे होंगे 44, 45, 46 इसके नज़दीक, शायद मेरा गैस गलत हो। ये अब आप लोगों में से बता सकते हैं। इवन R1 चाहे R2 हो, चाहे CMA हो, थ्योरी में ज़रा सा काम डिफरेंट है, थ्योरी का हिसाब किताब डिफरेंट होता है। अच्छा, अब ये सारे के सारे मसले मसाइल हैं, अब फिर आपके सामने आ गए। क्या अब आप आज के बाद से सिलेक्टिव स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे? क्या आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी है? एक तो चीज़ इससे जो है ना, चाहे आपका R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे CMA हो, चाहे MFA हो, चाहे थ्योरी हो, टीचर करवाए या ना करवाए, आपने करना है। ऐसा भी होता है ना, कभी हम बाज़ का टीचर के ऐसे टीचर के पल्ले पड़ जाते हैं कि वो पूरा कोर्स नहीं मुकम्मल करवाता है। इट हैपन, होता है, ये होता है। ये भी हो सकता है कि आप एक टीचर की तरफ गए, उसकी क्लास लेना शुरू की, फॉर सर्टन रीज़न वो वहाँ से चला गया, कोई अनबन ऐसी अनबन हो गई कॉलेज वालों के साथ कि वो छोड़ के चला गया। अब क्या किया जाए? कि अब छोड़ दिया जाए, वो दूसरे टीचर के ऊपर बात जाएगी, तो फिर अपने आप को तो हमने खुद फेल नहीं होना। असल चीज़ है, हमने खुद मेहनत ऐसी करनी है कि हमने फेल
नहीं होना। ये सिलेक्टिव स्टडी को तो आप करें, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिलीव मी वाकई फेल होंगे। R1 में कम प्रैक्टिस की ज़रूरत है, CMA में ज़्यादा ज़रूरत है। मैं दोनों पढ़ाता हूँ। वंस अगेन वही वाली बात, R1 में पेट फॉर्मेट्स होते हैं। असल में पेट फॉर्मेट तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, मैं मिला दूँगा, बनवा दूँगा, क्लास में ऐसे पढ़ा दूँगा और सॉल्यूशन बुक के अंदर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि किसके ऊपर होंगे, फॉर्मेट्स पे होंगे। तो फॉर्मेट्स का तो मसला, CMA के फॉर्मेट्स का मसला तो मैं हल किए देता हूँ कि आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट्स के ऊपर मैं सिखा दूँगा इंशाल्लाह। सॉल्यूशंस आपको उसके ऊपर मिल जाएंगे। मेरी बुक में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना काम किया हुआ है। ठीक, 99% नहीं तो आपको 95% तक सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे जो कि ICAP के फॉर्मेट पे नहीं होंगे, क्लास के फॉर्मेट्स पे होंगे। उन फॉर्मेट्स पे होंगे जिन फॉर्मेट्स पे लाहौर में मेजॉरिटी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, रही भी हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक फॉर्मेट का मसला तो हल हुआ जाता है। और कौन सा मसला है जी? इनकम्प्लीट सिलेबस। मैं इंशाल्लाह अपने तौर पर सिलेबस एंड करवा दूंगा आपको। अगली बात किसकी आती है? आप लोगों की आती है जी। 1 महीना पहले इंशाल्लाह, पेपर से 1 महीना पहले, 5 से 10 अगस्त के दरमियान में जो होगा वो कोर्स हैंड होगा इंशाल्लाह। ये प्लान अभी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले प्लान डिस्कस होगा। इस प्लान को आपने भी सामने रखा है, मैंने भी सामने रखा। तकरीबन हम इस प्लान के ऊपर चल रहे होंगे। तरतीब भी तकरीबन वही होगी जो मैं अभी डिस्कस कर दूँ। ठीक है बच्चों। टेस्ट, मेरे नज़दीक टेस्ट सिर्फ एक चीज़ या 2 चीज़ें सिखाते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट। ख़ास तौर पे CMA में इतने अच्छे क्वेश्चंस बना ही नहीं सकता, मैं भी नहीं बना सकता जितने अच्छे क्वेश्चंस हमें ICAP से मिलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आराम से बन सकते हैं। डेफिनेटली ICAP में चार्ट अकाउंटेंट ही बनाते हैं। तो फिर यहाँ पर मसला ये है कि हम लोग उन पास पेपर्स को भी मुकम्मल नहीं करते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, हम में से कितने स्टूडेंट्स ने ऐसा काम किया है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी जब स्टूडेंट हुआ करता था, कि हमने स्टॉप वॉच सामने रखी हो या घड़ी देखी हो कि मैं ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ये मैं 10:15 पे शुरू कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के मार्क्स हैं 12, कितने हुए? 12/1.8, तकरीबन 20 मिनट। और ये वाला क्वेश्चन 10:35 पे मुझे एंड करना है। कितने स्टूडेंट्स ने इस प्रैक्टिस को ऑप्ट किया? आई थिंक सो एक भी नहीं होगा। कितने स्टूडेंट ने दूसरी चीज़ को ऑप्ट किया कि जनाब मैं ये देखता हूँ, वो बच्चे जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट शायद पढ़ा होगा, कितने बच्चों ने उसे अपने लिए यहाँ पर अप्लाई किया कि पहला क्वेश्चन मैं चैप्टर का जो करने जा रहा हूँ, ठीक है वो 12 मार्क्स का है, मैंने देखा कि वो कितनी देर में ख़त्म किया है, मैंने 10:50 पे से ख़त्म किया। तो क्या मैं वही क्वेश्चन दोबारा भी कर देखता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन क्या मैं अब 10:35 पे ख़त्म कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, या इससे कम टाइम में रिड्यूस हो रहा या नहीं हो रहा। ठीक, टेस्ट जो चीज़ सिखाते हैं वो सबसे ज़्यादा सिखाते हैं, एक चीज़ टाइम मैनेजमेंट, दूसरी चीज़ अनसीन चीज़। ये दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। आपका क्या ख्याल है, जितने स्टूडेंट्स हैं सारे टेस्ट देते हैं और पास होते हैं? मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मैंने शायद पूरे हार्डली CA के अंदर शायद एक टेस्ट दिया हो, शायद एक टेस्ट। रीज़न, मैंने वैसी सेल्फ स्टडी की थी कैफ तक, मुझे तो कोई टीचर भी नहीं मिला, ना ही उस ज़माने में इस तरह से टेस्टिंग की कोई सिस्टम मौजूद था। मैं तो जाके टीचर्स के मत्थे लगाऊँ CFAB के अंदर जाके, और वहाँ पर भी जाके जब जब कैफ लेवल पे उस तरीके का सिलसिला उतना नहीं हुआ करता था उस वक्त, तो CFAB में कौन से टेस्ट वगैरह का उन्होंने बहुत ज़्यादा कंडक्ट करना था सिलसिला।
तो मेरे तो सी फैब के अंदर भी मैंने शायद एक टेस्ट दिया था, एक दफ़ा ऑडिट फेल हो रहा था तो वो टेस्ट मैंने एक दिया था मॉक। उसके अलावा तो मेरे थ्रू आउट सीए मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया हुआ। तो टेस्ट इज नॉट एग्जैक्टली अ रीज़न। हाँ, एक बहुत बड़ी रीज़न है अगर आपने इससे वो चीज़ें नहीं सीखी हैं जो सीखनी चाहिए, और वो दो ही हैं, एक टाइम मैनेजमेंट, एक अनसीन को डील करना। और ये दोनों आपको बुक से मिल सकती हैं, दोनों आपको पास पेपर से मिल सकती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं टेस्ट को डिस्करेज कर रहा हूँ। टेस्ट आप लोगों के लिए किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, आप देंगे और आपने देने हैं, ठीक है। मैंने लेकिन रीज़न ऑफ फेलियर के ऊपर बात की है कि सिर्फ ये रीज़न नहीं मैं कह सकता कि ये रीज़न है। ये बहुत बड़ी रीज़न है। लैक ऑफ प्रैक्टिस उससे बड़ी रीज़न है टेस्ट से ज़्यादा। टेस्ट से ज़्यादा सिलेक्टिव स्टडी बड़ी रीज़न है। टेस्ट से ज़्यादा इनकम्प्लीट सिलेबस बड़ी रीज़न है। टेस्ट से ज़्यादा रेगुलर ना होना बड़ी रीज़न है। टेस्ट से ज़्यादा बड़ी रीज़न लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी है। ये सारी बड़ी रीज़न है, टेस्ट से बड़ी है। स्पेसिफिक फॉर्मेट का मसला हल हो जाएगा, थ्योरी का मसला भी हल हो जाएगा बच्चों। जिन बच्चों ने फीस दे दी हुई है वो जाते हुए इस बच्चे से बुक लेके जाएंगे, इस बच्चे से बुक लेके जाएंगे। ये मैनेजमेंट का भी हिस्सा है। ये वाली बुक ना? जी हाँ, ये वाली इसके पास है ये। जी भाई, जिस बच्चे ने फीस दी है उसको हाँ ठीक है। अच्छा जी, अब हम ज़रा सा प्लान डिस्कस करते हैं। प्लान है कि आज क्या तारीख है, 8 मई है, और एंडिंग डेट मैंने 10 अगस्त लिखी है, लेकिन 10 अगस्त से पहले इंशाल्लाह कोर्स क्या होगा, एंड होगा। 5 तारीख इज़ द टेंटेटिव डेट इंशाल्लाह। हमारे पास 1.25 घंटे का लेक्चर हो तो ये तकरीबन बनते हैं कुछ छुट्टियों के ऊपर मैंने अभी इनसे कंफर्म नहीं किया हुआ, तो रफली मेरे पास दिन तकरीबन 67 डेज़ और 70 डेज़ के नज़दीक बनेंगे, और 1.25 घंटे की क्लास लगाएं तो तकरीबन 85 घंटे हमारे पास बनते हैं जो हमने क्लास में देने हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉम्बो ले लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, कॉम्बो, उनको मज़ीद फ़ायदा ये हो सकता है कि मैं जो उनसी चीज़ें प्री में करवा रहा हूँ, कोई एक आधा पास पेपर मैंने प्री में करवाया, वो पास पेपर मैंने पोस्ट में नहीं करवाया, तो मैं कोशिश करूँ वो उधर का लेक्चर भी क्या हो जाए, उधर ऐड अप हो जाए, तो आपके पास एक नज़र आ जाए। वैसे तो मसला ही कोई नहीं है, बुक के ऊपर अंदर सलूशन ऐसे मौजूद हैं कि आप आराम से क्वेश्चन करेंगे, सलूशन आपके हाथों में होंगे और आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी कर सकेंगे। एक पेट फॉर्मेट्स पर होंगे। आज से इंशाल्लाह मंडे से होगी, और हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स, मार्कअप, मार्जिन की रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुरू करवाऊंगा। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये दरमियान में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दरमियान में से कहाँ से लिखा हुआ आ गया। चलें, R1 और दोनों का काम इकट्ठा चल रहा था तो वो उसकी चीज़ आ गई है। यहाँ पर लिखना था मैंने एक कॉस्ट फ्लो, तो कॉस्ट फ्लो का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर FOH होगा, फिर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन होगी, टारगेट कॉस्टिंग होगी। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हुए चलूँगा, फिर लेबर करवाऊँगा इंशाल्लाह। लेबर के बाद आपकी ये दरमियान में कटिंग फिर से होगी लगती है। 1 जून के बाद 21 जुलाई आ गया यार, ओरिजिनल चीज़ निकालनी पड़ेगी, हाँ ना, जिधर से ट्रांसफ़र होके कॉस्ट फ्लो इस वजह से लिखा है कि मैं इन्वेंट्री के अंदर कंबाइन करके उसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता हूँ, नथिंग एल्स। आप लोगों को नहीं पता चलता ये कॉस्ट फ्लो का चैप्टर है या इन्वेंट्री का चैप्टर है, लेकिन पुराने बच्चों को पता चल जाएगा। इसलिए मार्जिन एब्जॉर्प्शन है, टारगेट कॉस्टिंग आ जाएगी, फिर लेबर आएगी बच्चों, ABC कॉस्टिंग आ जाएगी, प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर अच्छा टाइम देंगे। फिर शायद वाली बात है कि ये सी यहीं पे मिड टर्म हो, ना भी हुआ तो हम छुट्टी नहीं करेंगे। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, CVP, then decision making, then variance and courses ended till the date of 8 अगस्त रखा हुआ है मैंने इंशाल्लाह। ठीक है, हो गया बच्चों। तो ये तो हो गया CMA की वो वाली रुदात जो हमें
जैसे जैसे लेकर चलनी है। अब आप आ जाएं खैर से कि हम काम शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। बगैर टाइम वेस्ट किए तो सबसे पहले आप आ जाएं, कैलकुलेटर है, होना तो चाहिए। आप लोगों ने मार्कअप मार्जिन पढ़ा हुआ है, बुक से ही डायरेक्ट खोल लेते हैं। मेजॉरिटी जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा रहा हूँगा वो मेजॉरिटी ऐसी है जो कि बुक के अंदर मौजूद है। बुक के अंदर बिल्कुल एंड पर आखिरी चैप्टर है विदाउट सॉल्यूशंस। ठीक हो गया बच्चों जी? तो हम चलते हैं, बुक की खोल लेते हैं आज डायरेक्टली और बुक से ही क्वेश्चन देखते जाते हैं और करते चले जाते हैं। कल से आपके पास बुक होगी तो बुक के अंदर से ही आप ओपन करेंगे और क्वेश्चंस भी कर लेंगे हम इंशाल्लाह। CMA की बुक। अच्छा, कुछ बातें और भी थी थ्योरी से रिलेटेड बच्चों। एक ज़हन में आप लोगों के ये होता है कि सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ, ऐसे ही है? तो सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ। हाँ, उसकी इन्फॉर्मेशन ये है कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ। सिलेबस बुक भी चेंज नहीं हुई। हाँ, ये बच्चों बुक के अंदर एक दूसरे पेज के ऊपर है पास पेपर की कंप्लीशन चेक लिस्ट। क्या है? पास पेपर की कंप्लीशन चेक लिस्ट मौजूद है। कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे क्लास के अंदर, कुछ क्वेश्चन आप कर रहे होंगे होमवर्क में, स्टिल बाकी रह जाएंगे। आप लोगों ने इस पेज को फिल आउट करते जाना है और जो सी चीज़ें पेंडिंग रह जाएंगी वो भी आपने रिवीजन के तौर पर गाहे बगाहे क्या करना है, करते रहना है। इससे होगा क्या, आपको जो सा चैप्टर हम स्टार्ट में पढ़ रहे हैं वो भूलेगा नहीं टिल एंड, और रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। दूसरी चीज़, ये हमारी बुक है, इसके अंदर एक चैप्टर है थ्योरी ऑफ ऑल चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 16 है, आई थिंक सो, यस, चैप्टर नंबर 16। ये ब्लैक कलर में हुआ है। जो ही मैं कोई चैप्टर कंप्लीट करवाऊँ, मसलन मैं पहला चैप्टर इन्वेंटरी वैल्यूएशन कंप्लीट करवाता हूँ, आपने क्या करना है, इस चैप्टर के ऊपर जाना है। मैं कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँगा, आपने 1 या 2 पेजेस होंगे उससे रिलेटेड, आपने वो क्या कर लेने हैं, पहले नंबर पे पढ़ लेने हैं। कोई कॉन्सेप्ट में मसला हो वो मुझसे डिस्कस कर लेना है और फिर उसको याद कर लेना है, ताकि ये थ्योरी वाला मसला जो है ना 10 से 15 मार्क्स का, ये आपको स्टिल स्टार्ट से ही एंड तक ये हाल रहे आपका। और जिसने मेरिट सर्टिफिकेट लेना है, आप में से बहुत सारे हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हों, वो मेरिट सर्टिफिकेट की तैयारी करेंगे, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है याद करना। और जो मेरिट सर्टिफिकेट लेगा, इस कॉलेज से इंशाल्लाह 1.5 लाख निकलवा कर दूंगा उसे कम से कम, ठीक है? और अगर कॉलेज नहीं देगा तो मैं पल्ले से दे दूंगा। हाँ, तुझे 1.5 लाख से मतलब है या इससे मतलब है कॉलेज दे या मैं दूं? बताओ ज़रा। मैंने क्या बोला है? मैंने क्या कॉलेज से निकलवा कर दूंगा इंशाल्लाह। अगर कॉलेज नहीं निकालेगा तो कौन बियर करेगा? मैं बियर करूंगा इंशाल्लाह। यार तू अगले सब्जेक्ट मेरे से पढ़ ले, चलें, ठीक है? तो मैं उसके अंदर 2 लाख रुपए का इनाम है। और बताओ, उसमें गोल्ड मेडल आता होता है, ठीक है? मैंने गोल्ड मेडल इसीलिए, मेरिट सर्टिफिकेट का 1.5 लाख है। CMA में मेरिट सर्टिफिकेट आ सकता है और कुछ नहीं हो सकता बेटा। हाँ, बस काफ़ी है। आप लोगों को एंथुसियाज्म देने के लिए इतना काफ़ी है कि आपको 1.5 लाख मिल सकता है। 1.5 लाख के लिए ही पढ़ लो यार, पढ़ लो सही, ठीक है?
अच्छा जी, प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। यार ये क्यों नहीं ऑन हो रहा? सो गया है हमारा लैपटॉप, आज थक गया लगता है। चलो आओ बच्चों, नहीं तो ना सही हम यहाँ से चीज़ों को पिक कर लेते हैं। जी बेटा जी, बहुत कुछ बहुत सारी जगहों पे था। आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ की है, आपको बस क्लास से मतलब होना चाहिए। अच्छा ठीक है ना, फिर मुझसे पढ़ के तो फेल नहीं हुए तुम? नहीं सर, ऐसे तो नहीं पता चल गया ये गेम से। काफी चीजें और सी वो पूरी हो गई हैं इस पे। दोस्तों के ऊपर नहीं रहना। ये मैं इस पे पहले भी नहीं। फिर मुझे मिलता है पैसे। हाँ, चौथे नंबर पे हैं हम यहाँ पर। लो बच्चों जी, मार्कअप और मार्जिन से रिलेटेड क्वेश्चन। यार ये सारा क्यों आ गया है? बुक किधर गई है मेरी? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1। कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 7 लाख, सलीम सेल्स गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट, या फिर इसको बोला जा सकता है एट अ 15% अबव कॉस्ट, या बोला जा सकता है एट कॉस्ट प्लस 15%, एट अ मार्कअप ऑफ 15%, एट 15% मार्कअप। आप मुझे सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दीजिएगा। सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दे बच्चों। बेटा आपने मुझसे पढ़ा हुआ है ना पहले? R1 पढ़ा हुआ है। बस ये पता चल जाता है किसी ने मुझसे पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, ये नहीं पता होता कौन कौन है। चलें जी, जल्दी जल्दी। कॉस्ट ऑफ गुड 7 लाख, सलीम ने बेचा है प्रॉफिट पर 15%। सेल्स निकाल दें और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दें। हो गया भाई जी? आपका कैलकुलेटर किधर है? ओरिएंटेशन में पढ़ाई नहीं हो सकती क्या? मैं तो मेरा ख्याल है शायद ही ओरिएंटेशन की क्लास है जिसमें मैं पढ़ाई ना करवा रहा हूँ। टाइम हमारे पास शॉर्ट है जी बेटा जी। यहाँ पे पेज के ऊपर आना चाहिए, पेज के ऊपर जाएगा तो बात बनेगी। ओ भाई ने तो पहले से निकाल के रखा होगा और छा गए हैं जनाब ज़बरदस्त। किस तरह से किया? एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा वैसे? 15% इसमें ऐड। अच्छा ठीक हो गया। और जहाँ पर हमारी डिटेल वर्किंग कहीं ना कहीं पे जा रही होगी, एग्जामिनर को तो नहीं पता चलना ये सेल्स 8,05,000 कहाँ से आई है। चलें, 8,05,000 आपने गलत लिख दिया, आपके हाथों से 8,05,000 की बजाय 8,06,000 हो गया। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? वर्किंग किधर है? इतनी सी कहानी है।
कि एग्जामिनर को क्या दिखाना है, नज़र आना चाहिए आपने किया क्या है। ये हमारे हाथों से होती है, ये गलती मुझसे होती है कि मैं गलत लिख जाता हूँ, और ये गलती अक्सर होती है पेपर के अंदर, प्रेशर के अंदर। और अगर तो आपने ये वर्किंग की हुई है तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे, भले आपने ये आंसर गलत लिखा है। लेकिन अगर आपने वर्किंग नहीं की हुई तो सब कुछ गया। ये मैं फिर के सिर्फ इसलिए देख रहा हूँ कि कौन कैसे कैसे वर्किंग करता होता है। ठीक है जी, चलें। 700 रुपये मैं लिखने लगा हूँ। क्या लिखने लगा हूँ? एक बेसिक इक्वेशन है S = C + P। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करें तो क्या बनता है? सेल प्राइस। कॉस्ट कितनी है? 700, और 700 के ऊपर 15% क्या है? प्रॉफिट है। 700 के ऊपर 15% क्या है? हमारा प्रॉफिट है। अच्छा, कह सकता हूँ ये कॉस्ट है? बोले जी, क्या कह सकता हूँ ये भी कॉस्ट है और ये हमारा रेट है? सी को कॉमन भी ले सकता हूँ मैं? जी बच्चों, हाँ हाँ, बच्चों वाला काम आज कर रहे हैं हमने। ये इक्वेशन आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं जहां पे मार्कअप लगना हो। क्या लगना हो? मार्कअप लगना हो। और एग्जामिनर बस इतना सही आंसर देता है, 700 × 1.15, 1 प्लस रेट, ऐसे कर लें, 1 + 0.15 या फिर 700 × 1.15। ये वाली वर्किंग आपकी जानी चाहिए है कहां पर? पेपर के ऊपर। ये वाली वर्किंग जानी चाहिए आपकी किस पर? पेपर पर। और ये आपकी आ जाएगा आंसर। ठीक है, मैंने 3 सिफर क्या कर दिए? नहीं चाहिए भैया, अब क्यों याद आया? उसको कमांड पुरानी याद आनी शुरू हो गई है मेरे कंप्यूटर को। अगला फार्मूला, जिस चीज के ऊपर प्रॉफिट होता है उससे रेट बस मल्टीप्लाई होता है। P = प्रॉफिट = CR। ये दो फार्मूलाज हमारे CMA में यूज हो जाते होते हैं, और यही दो फार्मूलाज हम याद कर लेंगे और अप्लाई कर लिया करेंगे। हमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कब हमें 100 लेना है, कब 115 लेना है, कब 85 लेना है। समटाइम्स आई थिंक सो स्टूडेंट्स को ये चीज़ प्रॉब्लम करती है। आई थिंक सो, शायद ये गलत भी हो, कोई ऐसे पक्के होंगे कि ये यार ठीक है, लेकिन वर्किंग एटलीस्ट मेरे नज़दीक थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है बच्चों। उस सूरत में जब हम 100 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 और इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। मुझे तो भूल भी गया हो, मैंने तो BCom में ये फार्मूला सीखा था, उसके बाद CA में रज के इस्तेमाल किया था, और फिर जब मैं टीचर बना तो मैंने रज के स्टूडेंट्स को इसी के ऊपर लेकर चलता रहा। प्रॉफिट आपने मालूम करना है, दो तरीके हैं। एक है 700 के ऊपर 0.15 लगा दें, P रेट, C रेट, और या फिर आप इस इक्वेशन के तहत मालूम कर लें प्रॉफिट = सेल माइनस कॉस्ट, 805 माइनस 700। डन हो गया जी। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 900 शायद सेल्स गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट। हमें क्या चीज़ मालूम करनी है? जो मिसिंग चीज़ें हैं। मेरे पास सेल्स है, मुझे कॉस्ट मालूम करनी है और प्रॉफिट मालूम करना है।
मेरे पास सेल है कितनी 900, कॉस्ट मालूम करनी है और प्रॉफिट मालूम करनी है, जबकि प्रॉफिट का रेट कितना है 15% ऑन कॉस्ट। और ये ऑन कॉस्ट बताएगी कि ये मार्कअप है। क्या है? ऑन कॉस्ट बताएगी कि ये मार्कअप है। चलें जल्दी जल्दी करें, भागने का रहता क्या? हैं? लेने आ गए हैं तो फिर क्या बना करेगा? चलें एज यू विश, जाएं। जल्दी करना बेटा, उसके कैलकुलेटर को नहीं देखना। जी बेटा जी, क्या हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं? अगर ये मार्कअप है तो फार्मूला कौन सा लगना है? क्यों बच्चों? अगर ये मार्कअप, जस्ट डिसीजन करना है इससे कि मार्कअप है या कुछ और है। ये वाला फार्मूला लगना है S = C × 1 + R। सर पेपर में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, लाइक डायरेक्ट हम सिर्फ ये फॉर्मेट लिखे, मतलब इस फॉर्मेट में नंबर्स पुट करें और उसको कैलकुलेट करें। जी, लेकिन वर्किंग शो होनी चाहिए। वर्किंग शो होनी चाहिए। मसलन अब आपने ये फार्मूला लिख लिया, आपको आसानी ज़रूर हो जाएगी, आपके अंदर गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। अब चीज़ क्या चीज़ गिवन है? सेल गिवन है। चीज़ क्या गिवन है? आपको पहुंचना कहाँ पर है? कॉस्ट। तो आप कॉस्ट को रीअरेंज कर लें, S/1 + R कर लें। सेल प्राइस आपकी क्या है? 900 / 1.15 करेंगे, आपका कॉस्ट आ जाएगा। बस फार्मूला काइंडली याद कर लीजिएगा। भले पुराने फॉर्मेट पर रहें, लेकिन उस फॉर्मेट को ऑप्ट कर लें जो आपको ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि मर्ज़ी तो आपने अपनी करनी है। मर्ज़ी आपने अपनी करनी है। मैं जिस फॉर्मेट पर लेकर चलता होता हूँ, जैसे मैं क्लास में डिस्कस करता रहूँगा, मैं वो एटलीस्ट डिस्कस कर दूँ, और मेरे नज़दीक ये कदरे आसान रह जाता है एज़ कम्पेयर टू 115 और 100 के। क्या आंसर आया बेटा? 782। और प्रॉफिट = सेल में से कॉस्ट निकाल दें। 782 900 - 782 118, ये एक आ गया। ये दूसरा तरीकाकार CR। आपके पास कॉस्ट थी ही नहीं, आपके पास कॉस्ट थी ही नहीं, आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे। आपके पास कॉस्ट आएगी तो फिर ही आप निकाल सकते हैं। 782 के ऊपर 15% 118 आ जाएगा। Another thing, तीसरा क्वेश्चन, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स है 500, सेल्स आर मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेल्स। तो इसमें क्या निकालना है? ये क्या लिखा हुआ है? 15% ऑन सेल्स। जब ऑन सेल्स का लफ्ज आता है तो ये मार्जिन होता है। क्या होता है? मार्जिन होता है। अब इधर आ जाते हैं, बेस इक्वेशन वही है, C + P। ये मार्जिन जनरली अप्लाई कहाँ पर होता है? एक रेडी वाला है, वो ये देखता है, ये एक दुकानदार है, वो ये देखता है मुझे चीज़ पड़ी कितने में है, मुझे चीज़ कॉस्ट कितने में की है, वो उस कॉस्ट के ऊपर मार्कअप रखता है या प्रॉफिट रखता है, या मार्जिन भी ऑन कॉस्ट रखता है, वर्ड जो मर्जी हो। अगर बाद में ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो मार्कअप है, और मार्कअप का फार्मूला लगेगा। एक टेक्निकल इंडस्ट्री जो ये मोबाइल फोन की जिसने प्राइस निकालनी है, मार्केट में कंपटीशन है, वो ये पहले प्राइस डिसाइड करेगी, सेल प्राइस, या पहले कॉस्ट डिटरमिन करेगी मुझे पड़ेगा? पहले कॉस्ट डिटरमिन नहीं करेगी, वो पहले सेल प्राइस डिसाइड करेगी मुझे किसके मुकाबले में फ़ोन लेकर आना है। 25,000 का मोबाइल के मुकाबले में लेकर आना है, 27,000 के मुकाबले में लेकर आना है, 20,000 के मुकाबले में लेकर आना है। वो रिवर्स इंजीनियरिंग करेगी। कह लें वो सेल प्राइस पहले डिटरमिन करती है, उस सेल प्राइस के ऊपर अपना प्रॉफिट रखती है, और फिर सोचती है कि अब मुझे क्या करना, मेरी कॉस्ट क्या होगी।
मेरी कॉस्ट क्या होनी चाहिए है, जो कि आप जो बच्चे पढ़ चुके हैं टारगेट कॉस्टिंग का आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि मेरी टारगेटेड कॉस्ट क्या होनी चाहिए। वो उस टारगेट कॉस्ट को क्या करती है, देखती है, देखना चाहती है। तो वो अपनी सेल प्राइस जोन सी भी डिटरमिन कर ली। यहाँ पर क्वेश्चन में कौन सी है जी, 500 है। सेल प्राइस उसने सेल प्राइस की है या कॉस्ट है? अच्छा चले हम सेल प्राइस से चलते हैं। सेल एक मोबाइल कंपनी ने डिसाइड कर ली कि 20,000 उसने रखनी है, ना उसे कॉस्ट का पता है ना उसे प्रॉफिट का पता है। अब उसको पता क्या चीज़ है, बताएं जी, पता क्या चीज़ है? वो प्रॉफिट रेट तो अपना डिसाइड करेगी ना, कंपनी ने कितना रखना है। उसको मालूम क्या है, सेल मालूम है। तो प्रॉफिट भी वो किस पर रखेगी, सेल पे। वो इस सेल प्राइस के ऊपर कहती है 20,000 के ऊपर मैंने 20% प्रॉफिट रखना है। ठीक हो गया? तो वो क्या एक वेरिएबल मिसिंग रह गया, कॉस्ट फाइंड कर सकता है? क्या इस फार्मूले को मैं रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कॉस्ट इज इक्वल टू सेल में से प्रॉफिट लेस कर दो, और ये मेरा प्रॉफिट है और ये मेरा सेल प्राइस है, तो 20,000 में से 20,000 के ऊपर 20% मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। ये क्या चीज़ है, सेल। ये क्या चीज़ है, सेल। और ये क्या है, रेट। जिस चीज़ के ऊपर प्रॉफिट करना होता है उसके ऊपर रेट अप्लाई होता है। यहाँ पर सेल प्राइस के ऊपर प्रॉफिट है तो SR हमारा फार्मूला हो जाएगा प्रॉफिट का। सेल प्राइस के ऊपर रेट अप्लाई कर, प्रॉफिट का फार्मूला क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का फार्मूला SR हो जाएगा। और यहाँ से हम बनाएंगे दूसरा फार्मूला जो कि किसके ऊपर अप्लाई होगा, मार्जिन के ऊपर। S को लूँगा मैं कॉमन और 1 माइनस रेट कर दूँगा और मेरी क्या चीज़ आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। अब इस कॉस्ट के फार्मूले पे चीज़ अप्लाई हो जाएगी। मेरी कॉस्ट कितनी है इस क्वेश्चन में, अब मैं क्वेश्चन से पुराने क्वेश्चन से हट गया, मैंने फार्मूला बना दिया। मेरे पास कॉस्ट मौजूद है 500, मुझे सेल प्राइस पर जाना है, 1 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट 15% है। मैं इस फार्मूले में फिट इन कर दूंगा, बाकी का काम ये फार्मूला खुद कर लेगा। बाकी का काम ये फार्मूला खुद कर लेगा। मुझे सेल प्राइस चाहिए तो 500 को डिवाइड कर दूंगा 1 माइनस 0.15 पे, मीन्स 0.85 से डिवाइड कर दूंगा, 588। तो मेरी सेल प्राइस आ जाएगी 588। इस सूरत में मुझे ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विच वन इज़ 100, शुड आई डिवाइड और शुड आई मल्टीप्लाई, जो कि CM में बहुत बड़ा मसला होता है स्टूडेंट्स का। अब मैं इसको डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, 1.15 से मल्टीप्लाई करूं, 0.85 से मल्टीप्लाई करूं, 0.85 से डिवाइड करूं, 1.85 से डिवाइड करूं, किससे करूं, क्या ना करूं। ये एक बहुत बड़ा मसला स्टूडेंट्स के ऊपर मंडलाता रहता है अक्सर, और है कुछ भी नहीं उसके अंदर, नथिंग। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी CMA में मैथ भी इन्वॉल्वमेंट होती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम ये होता है। इसी के ऊपर हम बहुत सारे फार्मूला बना देंगे, इन्हीं लॉजिक्स के ऊपर हम 1-2 और फार्मूला भी बना लेंगे, और वो भी आपके इसके साथ क्या आएंगे, काम आएंगे। 588 सेल प्राइस है, मार्जिन है, फार्मूला मेरा प्रॉफिट का 588 के ऊपर लगेगा। कितने परसेंट है, 15%। ले जा, 88 आंसर आ जाएगा आपका SR के ज़रिए। या फिर दूसरा फार्मूला, सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट में से सेल नहीं, सेल में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। P इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट, 588 माइनस 500 इज इक्वल टू 88। चेक कर लें यही वाला आंसर आता है या नहीं आता बेटा, ये आता है। चले अगला,
असलम सेल्स इज 6 लाख, प्रॉफिट है 15% ऑन सेल्स। अब क्या करूं, ये ऑन सेल्स लिखा हुआ है, ऑन सेल्स, मार्जिन ऑन सेल्स, देयर वाज अ फिक्स्ड मार्जिन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेल्स। मुख्तलिफ अंदाज में ये लिखा जा सकता है, फिक्स्ड मार्जिन। जी बेटा, जो सेल्स है सर, ऑन सेल लिखा है तो मार्जिन पे, ऑन सेल लिखा हो, कहीं पर लिखा हो तो वो मार्जिन, ऑन कॉस्ट कहीं पर भी लिखा हुआ है तो वो मार्का। कहीं पे भी ऑन सेल लिखा हुआ आ जाए, पीछे बैक एंड पर मार्कअप लिखा हो, प्रॉफिट लिखा हो, जो सी चीज़ मर्जी लिखी हो, वो वाली पिछली चीज़ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और ऑन कॉस्ट या ऑन सेल वाली चीज़ ऑन हो जाएगी। सर ऑन सेल का थोड़ा बता दें क्या है कि ऑन सेल कैसे है? ऑन सेल ऐसे लिखा हो, 15% ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन सेल है, ऑन सेल प्राइस है, ये वाली चीज़। सेल्स के ऊपर मतलब सेल्स प्राइस के ऊपर 15% आप लगा दो, इस 20,000 के ऊपर 15% लगाओ, या ये अब क्या थी 588 के ऊपर 15% लगाओ, जरा क्या आंसर आता है, 88 आता है। ठीक, 500 के ऊपर 15% लगाओ, क्या आंसर आता है, 75। फर्क हो गया। ठीक, सेल प्राइस के ऊपर आप वही 15% लोगे तो एक्चुअली में वो ऑन कॉस्ट नहीं है, वो सेल प्राइस के ऊपर 88, क्योंकि वो 588 के ऊपर जाना है, 588 के ऊपर रेट लग रहा है प्रॉफिट का। अगर 500 के ऊपर लगाऊंगा तो फिर तो 75 प्रॉफिट आएगा। तो आप लोगों ने अगर बिजनेस करना और डॉज देना हो तो आप कह सकते हैं मैं 15% क्या रख रहा हूँ, प्रॉफिट रख रहा हूँ। ये थोड़ी बताया हमने सेल प्राइस के ऊपर रखा हुआ है या कॉस्ट के ऊपर रखा हुआ है। सेल प्राइस के ऊपर क्या होगा, शायद ज़्यादा आ जाएगा, कॉस्ट पर शायद कम होगा। ठीक, तो झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। अच्छा जी, इफेक्टिवली अगर आप देखें 88 को डिवाइड करें 500 पे, इफेक्टिवली ऑन कॉस्ट अगर निकालेंगे तो 88 को डिवाइड करें 500 से, 0.176 तो 17.6% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट है असल में आपका। क्या है, ऑन कॉस्ट निकालना हो तो 17.6% है। गॉट द पॉइंट? अच्छा, अब कोई एक आधा क्वेश्चन आपसे करवा लूँ? चलें, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन आप करेंगे। 5 और 6, बस 5 और 6 आपने करना। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा, क्या बात है, बाल उजड़े हुए हैं तुम्हारे। एक सेल और एक कॉस्ट, ये 3 चीज़ें चाहिए मुझे। चलें, एक मिनट, 6 नंबर को भी चेंज करता हूँ मैं। 6 नंबर क्वेश्चन को मैं 400,000 ही कर देता हूँ। अब आओ खेलो। हो गया 5 वाला? फाइव वाला ऑन सेल, ठीक है। और 6 नंबर, 6 नंबर भी करें।
दोनों में कर लें, चले जाओ दोनों जगह पे चला जाए। उसमें जाओ ना। हाँ जी जी, 3 वेरिएबल्स मालूम करने हैं, क्या? एक प्रॉफिट, एक कॉस्ट और एक सेल्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है शरीफजादा ने बेचा है एट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। यूं ही ऑन सेल्स आया, आपका माइंड बस इन 2 चीज़ों के ऊपर चला जाना चाहिए, मार्जिन के ऊपर चला जाना चाहिए। अब मार्जिन के 2 फार्मूलाज, एक है प्रॉफिट इज इक्वल टू एस आर और एक है सी इज इक्वल टू एस इंटू 1 माइनस आर। क्वेश्चन में देखना होता है कि जी आपको चीज़ गिवन क्या क्या कुछ की है। आपको प्रॉफिट दिया 25% ऑन सेल और उसने कहा मैंने ग्रॉस प्रॉफिट ही 4 लाख अर्न किया है। तो एक तो चीज़ आपके पास प्रॉफिट है 4 लाख, एक आपके पास रेट ऑफ प्रॉफिट है 25%। ना तो आपको कॉस्ट दी हुई है ना ही आपको सेल प्राइस दी हुई है। अब ऐसी सूरत में मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा मेरा ऑन सेल है या ऑन कॉस्ट है। तो ये मेरा ऑन सेल है। ऑन सेल में मेरा प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, एस आर होगा। एस आर लिखूंगा, मैं कहूँगा मेरे पास प्रॉफिट है 400, एस मेरे पास मिसिंग है और 0.25 मेरा रेट है। तो मेरा सेल प्राइस आ जाएगी 400 डिवाइड बाई 0.25 और मेरी सेल कितनी होगी 1600 और सेल मेरी आ जाएगी। तो अब मैं जैसे मर्जी खेल लूँ, 2 वेरिएबल्स आ चुके हुए हैं, 2 वेरिएबल्स आ चुके हुए हैं। मैं यहाँ से C इज इक्वल टू एस इंटू 1 माइनस आर लगा लूँ फार्मूला, तो भी आंसर आएगा 1 माइनस 0.25 1200 और दूसरा फार्मूला मेरा आ जाएगा C इज इक्वल टू एस माइनस पी। 1600 में से 400 निकाल दूं तो भी 1200 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? हाँ, बुक में क्वेश्चन नंबर 6 में 300 है। बुक्स में क्वेश्चन में 300 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अभी बैठ के इसको अमेंड कर दिया। मैंने अभी चेंज किया है, आपके सामने चेंज किया कि आपको दिखा सकूं कि अब क्या मामला होता है। अब क्या मामला हुआ, अब क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है 6 नंबर क्वेश्चन। प्रॉफिट तो है 400, रेट ऑफ प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। जब ये ऑन कॉस्ट हुआ तो बाकी चीज़ें ना तो मेरे पास कॉस्ट है ना मेरे पास सेल प्राइस है। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आएगा, सी आर है, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट होगा। अब इस केस के अंदर 400 इंटू सी इंटू 0.25 होगा और यहाँ से कॉस्ट डिवाइड बाई 0.25 इज इक्वल टू मेरे पास कॉस्ट आएगी 1600। क्या आएगी, इधर क्या थी, इधर क्या थी सेल, इधर क्या आई है कॉस्ट आई। ठीक, अब यहां से हमने सेल प्राइस पर जाना है, C इंटू 1 प्लस आर कर ले, 1 प्लस 0.25 और अब सेल्स कितनी हो जाएगी 2000 फर्क कितने से पड़ा जी, 400 से फर्क पड़ा है। लेकिन फर्क वैसे क्या पड़ा है, पूरे क्वेश्चन में क्या फर्क है, ऑन सेल और ऑन कॉस्ट। और कॉस्ट में कितना फर्क है, इधर कॉस्ट कितनी आई, इधर कॉस्ट कितनी है 1600, इधर सेल प्राइस क्या है 1600 और इधर सेल प्राइस क्या है 2000। ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है पेपर में ख़ास तौर पर। तो चीज़ों को क्या करना है हमने
गौर से देख रहे हैं, और गौर से देखने के बाद अपने लिए क्या करनी है, ऐसी आसानी पैदा करनी है जो आपको पेपर पे चीज़ लिखो, जो सी चीज़ आपने लिखी होगी वही क्या चीज़ कर सकेगा एग्जामिनर, अंडरस्टैंड कर सके। आप पेपर पे लिखेंगे कुछ नहीं तो अंडरस्टैंड भी नहीं होगा, एक चीज़। दूसरे, हमें बहुत ज़्यादा खिलारा भी नहीं डालना। स्टूडेंट्स बहुत सारे खिलारा भी डाल देते हैं पेपर के अंदर, और होता क्या है, समेटा जाता नहीं है। फिर मीन्स फलानी वर्किंग में काम कर रहे हैं, और फिर वर्किंग से मेन आंसर के ऊपर लाना में भी पता नहीं क्या दुश्वार होता रहता है। अच्छा बच्चों, चलें, और कुछ किया जाए या ना किया जाए? चलें यार, चलते हैं, पीते हैं चाय पिए आप। ज़रा ये 7 नंबर क्वेश्चन को देखें, 7 नंबर क्वेश्चन को देखें। ऊपर करें, ये ऊपर हो गया। सोचो, एक हद तक सेम है। डिस्काउंट वाली प्राइस निकाल देंगे तो एक्चुअल प्राइस लगेगी। डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट वाली प्राइस निकाल के एक्चुअल प्राइस पे फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं, अभी तो पहले डिस्काउंट मेरे पास इंजीनियरिंग होगी। एक बंदा है जिसने 800 रुपए की क्या लिया है, शर्ट खरीदी है। क्या किया है? 800 रुपए की शर्ट खरीदी है। रूटीन में वो किसी प्रॉफिट के ऊपर वो सेल करता है एट सम प्रॉफिट, और अब हमने उसके ऊपर क्या कर दिया है, डिस्काउंट लगा दिया। ये बताएं डिस्काउंट किस चीज़ के ऊपर अप्लाई होगा, कॉस्ट के ऊपर या सेल प्राइस के ऊपर? सेल प्राइस, कॉस्ट पर होगा। आप दुकानदार के पास जाते हो एक अदद शर्ट लेने, शर्ट के ऊपर उसने एक प्राइस टैग लगाया होता है, और साथ का होता है आपको हम 20% डिस्काउंट देंगे। आपको कॉस्ट बताता है जी, वो बताता है कि मैंने ये कॉस्ट के ऊपर लगा रहा हूँ। या अगर वो ये कहे कि जनाब मैं तो अपनी कॉस्ट के ऊपर डिस्काउंट दे रहा हूँ, आप क्या कहोगे? और जा तेरी मेहरबानी, लिखा कुछ हो यार, यही कहोगे ना कि भाई ये सेल प्राइस है उसी के ऊपर डिस्काउंट मांगोगे ना। तो फिर सेल डिस्काउंट किस चीज़ के ऊपर अप्लाई होता हुआ? सेल प्राइस के ऊपर अप्लाई होता हुआ, क्योंकि सेल्स के ऊपर डिस्काउंट देना है आपको। ठीक, अच्छा, अब डिस्काउंट देना है किसी भी एक चीज़ के ऊपर। फर्ज कर लेते हैं मेरी ओरिजिनल सेल प्राइस थी मेरी 700 रुपया किसी भी चीज़ की। क्या थी? सेल प्राइस थी। अब सेल प्राइस के ऊपर ही मुझे क्या देना है? डिस्काउंट देना है, ऐसे ही है। तो डिस्काउंट में माइनस करूंगा या प्लस करूंगा? और नेट सेल प्राइस निकालनी है मैंने, डिस्काउंटेड सेल प्राइस निकालनी है, माइनस डिस्काउंट करूंगा ना। वो किस वैल्यू पे करूंगा? इसी वैल्यू पे करूंगा, 700 रुपये के ऊपर करूंगा। मैंने 20% डिस्काउंट लगा दिया, क्या हो गया? नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। शर्टों शूटों को तो मैं वैसे ही गायब कर दिया। मैंने तो सेल प्राइस एक नई एज्यूम किया, 700 रुपया या 70 रुपये कर देते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक 70 रुपये थी प्राइस किसी चीज़ की, अब उसके ऊपर देना है डिस्काउंट, तो 70 रुपये के ऊपर डिस्काउंट दूंगा, कितना हो जाएगा? 14, और नेट सेल प्राइस क्या होगी? 56। अब ज़रा यहाँ पर भी मैं सेल प्राइस में से सेल प्राइस के ऊपर रेट ले लूँ, ले सकता हूँ? ले सकता हूँ? और बोलो, ऐसे यार फार्मूला बना लेते हैं ना, ज़िंदगी बाद में आसान हो जाएगी। अभी आज हम फार्मूला बना लेंगे, बाद में क्या हो जाएगी? ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और मैं वही वाले फार्मूला बार बार आपको क्या करता रहूँगा, रिवाइज करवाता रहूँगा, बोलता रहूँगा भाई ये बेस चीज़ ये है, इससे तुमने ये चीज़ निकाल ली। तो मैं किस पर आप पहुँच जाऊँगा? डिस्काउंटेड प्राइस पर पहुँच जाऊँगा।
किस पर पहुंच जाऊंगा? डिस्काउंट। डिस्काउंटेड प्राइस पे पहुंच जाऊंगा। क्या मैं सेल को कॉमन ले सकता हूँ? मेरी नॉर्मल सेल प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट का कोई जिक्र नहीं है। अब मैं इसको करने लगा हूँ आपके लिए आसान। क्या करने लगा हूँ? आसान। ये जो बताएं ये डिस्काउंटेड सेल प्राइस है, ये आफ्टर डिक्रीज होने के बाद की है। बोलो, डिक्रीज होने के बाद की है जी? ये वाली डिस्काउंटेड प्राइस ये आफ्टर डिक्रीज है या बिफोर डिक्रीज है? और बिफोर डिक्रीज कौन सी है? 700। ठीक है, तो फिर अगर मैं इस चीज़ को रीअरेंज करके एक आसान चीज़ के अंदर लिख दूं कि बेटा जी जोन सी भी चीज़ आपकी आफ्टर डिक्रीज है, डिक्रीज कर रहे हो ना किसी चीज़ को, ये शुरू होता है बिफोर डिक्रीज से और इसको 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप आराम से लिख सकते हैं किसी भी चीज़ को डिक्रीज करना हो ना, किसी भी चीज़ को डिक्रीज करना हो तो आप उसे 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दें। 1 माइनस रेट, डिस्काउंट रेट, डिक्रीज रेट उससे मल्टीप्लाई कर दें, डिस्काउंट रेट उससे मल्टीप्लाई कर दें, आपकी क्या चीज़ आ जाएगी? आफ्टर डिक्रीज वैल्यू आ जाएगी। किसी भी आइटम को डिक्रीज करना हो, आपने वो डिस्काउंट देना हो, आपने वो किसी की सैलरी को डिक्रीमेंट करना हो, डिक्रीज करनी हो, कुछ भी हो, डिक्रीज देना है आपने, क्या चीज़ लगेगी? बेस ये वाला फार्मूला लग जाएगा। 1 माइनस रेट से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब शॉर्टकट के अंदर इसको 1 माइनस 15% करेंगे 0.85 डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन बैक एंड पर क्या है? ये वाला फार्मूला। फार्मूले को ज़हन में रख के अप्लाई करोगे, वो जो गलतियां होती हैं ना, डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं और किससे करूं, वो नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो आपकी गलतियां कम से क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। और जब गलतियां कम से कम होंगी तो पास हो जाएंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस 4 फार्मूलों के ऊपर हम बहुत सारी मैथ खेल जाएंगे इंशाल्लाह। टाइम हो गया, बाकी का काम इंशाल्लाह क्या करते हैं, कल करते हैं। कल तैयार होके आइएगा, बुक्स ले आइएगा ताकि आपको क्या हो। सर अगर बस 3 शर्ट जो है कि 3 शर्ट के ऊपर देंगे, 3 शर्ट्स के ऊपर इतना में डिस्काउंट होगा। तो 3 शर्ट्स की प्राइस मांगी हुई है ना इसमें, कहता है 3 शर्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस की है। नॉर्मली बेचता है 25%। ये एक डॉज है मेरी तरफ से, क्या है? डॉज है कि 800 ऊपर बोला है, वो एक की प्राइस है, 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई करो, 3 की मालूम करो, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट लेकर आओ और नेट वैल्यू 3 की बताओ।